तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को तांडव क्लासेस पर स्वागत है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग अपनी अपनी पढ़ाई जी जान लगाकर कर रहे होंगे। तो आज हम ज्योग्राफी लेसन 1 संसाधन एवं उसके उपयोग के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव के साथ आए हैं। तो आप लोग इसे ध्यान से और मन लगाकर देखिए। तो चलते हम अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई। जो पंजाब है वहाँ अधिक सिंचाई होता है, जिसके कारण वहाँ भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर हम लोग चलते हैं। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? तो किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? तो लोहा को खनिज की जननी माना जाता है। याद रखिएगा आप लोग, लोहा को खनिज की जननी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग चलते हैं। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? तो मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन का नाम है एंड्रिड। याद रखिएगा क्या? एंड्रिड। ऑप्शन नंबर सी। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन का नाम एंड्रिन है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग चलते हैं। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्नलिखित में से कहाँ है? तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार राजस्थान में है। राजस्थान में अगर आप लोग जाइएगा तो वहां पर पूरा राजस्थान में रेत ही रेत दिखेगा, इसलिए मरुस्थलीय मृदा का विस्तार राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग चलते हैं। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड में। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग चलते हैं। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला अनवीकरणीय संसाधन, क्योंकि कोयला को अगर हम एक बार उपयोग कर लेते तो उससे दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता, इसलिए कोयला अनवीकरणीय संसाधन। और नवीकरणीय संसाधन का मतलब होता है वैसा संसाधन जिसे एक बार उपयोग कर लेने के बाद दोबारा उसका उपयोग में नहीं लाया जा, दोबारा उसे उपयोग कर सकते हैं, तो उसे हम नवीकरणीय कहते हैं। जैसे कि नवीकरणीय हो जाता है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि। और अनवीकरणीय संसाधन में कोयला, पेट्रोल, केरोसिन, यही सब अनवीकरणीय संसाधन में हो जाता है। तो कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरणीय संसाधन। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम लोग चलते हैं। भारत में 2001 ईस्वी में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो भारत में 2001 ईस्वी में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो 19.27% क्षेत्र में वन का विस्तार था। याद रखिएगा, 19.27% क्षेत्र में वन का विस्तार था। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग चलते हैं। प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो 65%। प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो 65%। याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम लोग चलते हैं। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी नीला होता है, इसलिए जल के कारण पृथ्वी नीला नीला हमें प्रतीत होता है देखने में। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम लोग चलते हैं। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा है। काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा। काली मृदा में अधिकतर कपास की खेती होती है, और कपास की खेती बहुत ही अच्छी और उपजाऊ या काली मृदा होती है, इसलिए काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा। याद रखिएगा, रेगुर मृदा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर हम लोग चलते हैं। FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो 4 अरब हेक्टेयर में विश्व में हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। कितने हेक्टेयर पर? 4 हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर हम लोग चलते हैं। संविधान की धारा 21 का संबंध है। तो संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो अन्य जीवोत तो संविधान की धारा 21 का संबंध अन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो अन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, यानी कि उसके बचाव से संविधान की 21 धारा संबंध है।
क्वेश्चन नंबर 13 की ओर हम लोग चलते हैं, जो कि बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो आर्सेनिक का संकेंद्रण बढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर हम लोग चलते हैं। बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो आप लोग याद रखिएगा 7% पर बिहार में वन का विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर हम लोग चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। आप लोग क्या, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर हम लोग चलते हैं। निम्न में से कौन सा जानवर केवल भारत में पाया जाता है? तो निम्न में से कौन सा जानवर भारत में पाया जाता है? तो घड़ियाल, जो कि भारत में ही पाया जाता है। घड़ियाल भारत में ही पाया जाता है सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर हम लोग चलते हैं। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? पेट्रोलियम के साथ, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, पेट्रोलियम के साथ प्राकृतिक गैस पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर हम लोग चलते हैं। किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो जो जिम्मरमैन थे उसका कथन था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, ऑप्शन नंबर ए। जिम्मरमैन ने ही कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर हम लोग चलते हैं। सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा है? तो सर्वोत्तम कोयला का प्रकार एंथ्रासाइट है। सर्वोत्तम यानी कि सबसे अच्छा प्रकार का कोयला कौन है? तो एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। और सबसे घटिया, जो कि जलता भी नहीं अच्छा से, तो उसका नाम पिट होता है, ऑप्शन नंबर बी। और सर्वोत्तम कोयला का प्रकार एंथ्रासाइट, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर ए एंथ्रासाइट। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर हम लोग चलते हैं। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में किस मिट्टी का विस्तार है? तो जलोढ़ मृदा का भारत में सबसे अधिक विस्तार है। जलोढ़ मृदा का भारत में सबसे अधिक विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर हम लोग चलते हैं। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? तो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर हम लोग चलते हैं। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो राजस्थान में, क्योंकि वहां पर बहुत अधिक कड़क धूप उगती है और वहां पूरा रेत ही रेत है, इसलिए वहां पर सौर ऊर्जा का विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर हम लोग चलते हैं। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है? तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल जादूगोड़ा है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल जादूगोड़ा, याद रखिएगा जादूगोड़ा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर हम लोग चलते हैं। निम्न प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? तो निम्न प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? तो आप लोग याद रखिएगा सीमित है, जो सौर शक्ति है उसका प्राकृतिक संपदाओं में भंडार सीमित है। सौर शक्ति का संपादन भंडार सीमित है। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर हम लोग चलते हैं। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर है। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल है। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर हम लोग चलते हैं। एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। किसकी? बॉक्साइट की। एल्यूमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 10 किलोग्राम उपयोग होता है 1 टन इस्पात बनाने में। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर हम लोग चलते हैं। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन है? तो कर्नाटक है। भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कर्नाटक है, ऑप्शन नंबर ए। कर्नाटक में बहुत ही ज्यादा लौह उत्पादन होता है, यानी कि लोहा का उत्पादन सबसे ज्यादा कर्नाटक में ही होता है। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर हम लोग चलते हैं। सौर ऊर्जा
निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा पुनः पूर्ति योग, क्योंकि सूर्य उगता है और फिर डूब जाता है, इसलिए सौर ऊर्जा पुनः पूर्ति योग। इसे एक बार उपयोग कर लेने के बाद इसे दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर हम लोग चलते हैं। भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ? तो भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ था? तो तारापुर में हुआ था। भारत में सबसे पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन तारापुर में ही स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर हम लोग चलते हैं। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो असम में खनिज तेल का विशाल भंडार है। असम में बहुत ही ज्यादा खनिज तेल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर हम लोग चलते हैं। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने देश की बांधों को भारत का मंदिर कहा था। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर हम लोग चलते हैं। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को तीन भागों में बांटा गया है। वनों के कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर हम लोग चलते हैं। समुद्री क्षेत्र में राजनैतिक सीमा के कितने किलोमीटर तक का क्षेत्र राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो कितने राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो 19.2 किलोमीटर, 19.2 किलोमीटर निहित है। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर हम लोग चलते हैं। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरणीय संसाधन, क्योंकि इसे एक बार उपयोग में लाने के बाद इसे दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता। इसे एक बार अगर उपयोग कर लेंगे तो यह खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर हम लोग चलते हैं। तट रेखा से कितने किलोमीटर तक का क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो 200 NM, 200 NM। तट रेखा से कितने किलोमीटर तक का क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो 200 NM। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर हम लोग चलते हैं। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। तो डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? तो संसाधन के अनियोजित दोहन से, संसाधन के अनियोजित विदोहन से। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर हम लोग चलते हैं। ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? तो ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में किस प्रकार का संसाधन है? तो पुनः पूर्ति योग, क्योंकि इसे एक बार उपयोग में लाने के बाद इसे दोबारा उपयोग कर सकते हैं, इसलिए यह पुनः पूर्ति योग संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर हम लोग चलते हैं। इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाया जाता है? इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाया जाता है? तो काली मृदा कहाँ सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो गुजरात में। काली मृदा कहाँ पाया जाता है? गुजरात में सबसे अधिक। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर हम लोग चलते हैं। काली मृदा किस फसल के लिए अधिक उपयोगी होती है? तो काली मृदा कपास की खेती के लिए बहुत उपयोगी होती है। कपास के लिए काली मृदा बहुत ही उपयोगी होती है। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर हम लोग चलते हैं। दक्कन ट्रेंड का निर्माण कैसे हुआ है? तो दक्कन ट्रेंड का निर्माण कैसे हुआ है? तो लावा के फ्रावाह से, लावा के फ्रावाह से। ऑप्शन नंबर ए, दक्कन ट्रेंड का निर्माण लावा के फ्रावाह से हुआ। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर हम लोग चलते हैं। हमारे देश का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो हमारे देश का कुल क्षेत्रफल 32.8 करोड़ हेक्टेयर है। हमारे देश का कुल क्षेत्रफल 32.8 करोड़ हेक्टेयर है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर हम लोग चलते हैं। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को केवल 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। एगो कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। एगो खादर, एगो बांगर। खादर जलोढ़ मृदा और बांगर जलोढ़ मृदा। खादर अच्छा होता है, बांगर कुछ उतना उपजाऊ नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर हम लोग चलते हैं। लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में स्थित है। कहाँ स्थित है? बिहार में लक्ष्मी सागर झील उपस्थित है। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन लवणीय झील है? तो निम्नलिखित में कौन सा लवणीय झील है? सांभर झील। सांभर झील लवणीय झील है।
क्वेश्चन नंबर 46 की ओर हम लोग चलते हैं। कलर चेंज करने दीजिए। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर हम लोग चलते हैं। गंगा नदी पर गांधी सेतु किस राज्य के निकट अवस्थित है? तो गंगा नदी पर गांधी सेतु किस राज्य के निकट है? तो पटना के निकट है, पटना के निकट है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर हम लोग चलते हैं। कौन सी नदी भ्रंसा घाटी से होकर बहती है? तो कौन सी नदी भ्रंसा घाटी से होकर बहती है? तो तापी नदी, जो कि भ्रंसा घाटी से होकर बहती है। तापी नदी भ्रंसा घाटी से होकर बहती है। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर हम लोग चलते हैं। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? तो कौन सी नदी है जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? तो गोदावरी नदी सबसे लंबी नदी है, गोदावरी नदी सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर हम लोग चलते हैं। सीन्यू जल समझौता कब हुआ था? तो सीन्यू जल समझौता 1960 में हुआ था। कब हुआ था? 1960 में सीन्यू जल समझौता। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर हम लोग चलते हैं। सांगापो किस नदी का उपनाम है? सांगापो किस नदी का उपनाम है? तो ब्रह्मपुत्रा का नाम है। सांगापो किस नदी का उपनाम है? ब्रह्मपुत्रा का। क्वेश्चन नंबर 51 की ओर हम लोग चलते हैं। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में निहित है? तो कितना प्रतिशत जल महासागर में निहित है? तो 96.96% महासागर में निहित है। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर हम लोग चलते हैं। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो मध्य प्रदेश में वन का सबसे अधिक विस्तार है। मध्य प्रदेश में वन का सबसे अधिक विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 53 की ओर हम लोग चलते हैं। 1951 से 1980 ईस्वी तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तन हुआ? तो 1951 से 1980 यानी कि उसके बीच, 1951 से 1980 के बीच तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तन हुआ? तो इसका हो जाएगा आंसर 26,200 क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तन हुआ है। 26,200 सॉरी 26,200। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर हम लोग चलते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ? तो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। कौन सा कन्वेंशन? अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। याद रखिएगा, अफ्रीकी कन्वेंशन 1968 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 55 की ओर हम लोग चलते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। तो वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में। 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 56 की ओर हम लोग चलते हैं। मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार है। तो मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? तो सुंदरबन में है। मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार सुंदरबन में है। क्वेश्चन नंबर 57 की ओर हम लोग चलते हैं। टैक्सोल का उपयोग होता है। तो टैक्सोल का उपयोग कैंसर की बीमारी ठीक करने में होता है। टैक्सोल का उपयोग कैंसर की बीमारी को ठीक करने में होता है। क्वेश्चन नंबर 58 की ओर हम लोग चलते हैं। चरक का सामान्य किस देश से था? तो चरक का सामान्य किस देश से था? तो भारत से है। चरक का संबंध किस देश से है? तो भारत से है चरक का संबंध। क्वेश्चन नंबर 59 की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जगत और प्राणी जगत के ह्रास का सही कारण है? इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जगत और प्राणी जगत के ह्रास का सही कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्र करना। पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्र करना। क्वेश्चन नंबर 60 की ओर हम लोग चलते हैं। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो भारत में लगभग 100 से अधिक खनिज पाए जाते हैं। भारत में कितने खनिज पाए जाते हैं? 100 से अधिक खनिज पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 की ओर हम लोग चलते हैं। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? तो छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? तो 20% उत्पादन करता है। सिर्फ छत्तीसगढ़ लौह अयस्क को उत्पादन करता है 20%। क्वेश्चन नंबर 62 की ओर हम लोग चलते हैं।
इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो कौन सा खनिज लौह युक्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभ्रक। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीज। क्वेश्चन नंबर 63 की ओर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में कौन आधात्मिक खनिज का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, अभ्रक, जो कि आधात्मिक खनिज का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 64 की ओर हम लोग चलते हैं। कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो इनमें से कौन सा लौह अयस्क का प्रकार है? तो हेमाटाइट, ऑप्शन नंबर बी, हेमाटाइट है जो कि लौह अयस्क का एक प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 65 की ओर हम लोग चलते हैं। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? तो मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? तो तृतीय स्थान है। मैग्नीज उत्पादन में भारत का तृतीय स्थान है, तृतीय स्थान। क्वेश्चन नंबर 66 के राउंड में चलते हैं। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उड़ीसा मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, वहां मैग्नीज सबसे अधिक उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 67 की ओर हम लोग चलते हैं। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? तो देश में तांबे का कुल भंडार 125 करोड़ टन है। देश में तांबे का कुल भंडार 125 करोड़ टन है, याद रखिएगा, 125 करोड़ टन। क्वेश्चन नंबर 68 की ओर हम लोग चलते हैं। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? तो बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? तो 80% अभ्रक का उत्पादन सिर्फ बिहार और झारखंड से ही होता है, और बाकी 20% अलग अलग राज्यों से हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 की ओर हम लोग चलते हैं। भारत में कोयला का प्रमुख उत्पादन राज्य कौन है? तो भारत में कोयला का सर्व प्रमुख उत्पादन राज्य कौन सा है? तो झारखंड है, कोयला का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य। क्वेश्चन नंबर 70 की ओर हम लोग चलते हैं। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, तो ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत सौर ऊर्जा हो जाएगा। इसका आंसर सौर ऊर्जा हो जाएगा, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत। क्वेश्चन नंबर 71 की ओर हम लोग चलते हैं। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? खनिज तेल के हेतु। मुंबई हाई खनिज तेल हेतु अधिक प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 72 की ओर हम लोग चलते हैं। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना डिगबोई में है। कहाँ स्थित है? डिगबोई में। क्वेश्चन नंबर 73 की ओर हम लोग चलते हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है, यानी कि अवस्थित है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर अवस्थित है। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर अवस्थित है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 74 की ओर हम लोग चलते हैं। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है, तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? तो तुंगभद्रा। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है तुंगभद्रा, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 75 की ओर हम लोग चलते हैं। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है, तो ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है बरौनी। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण बरौनी है, ऑप्शन नंबर बी, बरौनी ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 76 की ओर हम लोग चलते हैं। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी है तारापुर। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी कौन है? तारापुर। क्वेश्चन नंबर 77 की ओर हम लोग चलते हैं। ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत में अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खंभात की खाड़ी में। कहाँ? खंभात की खाड़ी में है। क्वेश्चन नंबर 78 की ओर हम लोग चलते हैं। कौन सा ऊर्जा स्रोत आणविकरणीय है? तो कौन सा ऊर्जा स्रोत आणविकरणीय है? तो कोयला आणविकरणीय ऊर्जा है। कोयला कौन सा ऊर्जा का स्रोत है? तो आणविकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 79 की ओर हम लोग चलते हैं। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है? तो विद्युत प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ऐसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक खनिज
प्राकृतिक गैस प्राकृतिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, लेकिन विद्युत प्राकृतिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, इसलिए इसका आंसर विद्युत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 की ओर हम लोग चलते हैं। गोंडवाना समूह के कोयला का निर्माण हुआ है, तो गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ है 96। इसका आंसर हो जाएगा 20 लाख वर्ष पूर्व। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? 20 लाख वर्ष पूर्व, यानी कि 20 लाख साल पहले। क्वेश्चन नंबर 81 की ओर हम लोग चलते हैं। गोंडवाना समूह में भारत का कितना प्रतिशत कोयला भंडारित है? तो गोंडवाना समूह में भारत का कितना प्रतिशत कोयला भंडारित है? तो 96% भंडारित है। 96% गोंडवाना समूह में भारत का 96% कोयला भंडारित है। क्वेश्चन नंबर 82 की ओर हम लोग चलते हैं। ग्रेफाइट को और किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रेफाइट को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी, फ्लाबगो। फ्लाबगो को ग्रेफाइट को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्लाबगो के नाम से ग्रेफाइट को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 83 की ओर हम लोग चलते हैं। आधुनिक सभ्यता की रीढ़ क्या है? तो आधुनिक सभ्यता की रीढ़ लोहा है। अभी आधुनिक सभ्यता की रीढ़ लोहा है। क्वेश्चन नंबर 84 की ओर हम लोग चलते हैं। नर्मदा बचाओ अभियान किसने चलाया? तो नर्मदा बचाओ अभियान मेधा पाटेकर ने चलाया था। कौन चलाया था? मेधा पाटेकर ने नर्मदा बचाओ अभियान चलाया था। क्वेश्चन नंबर 85 की ओर हम लोग चलते हैं। किस देश के आर्थिक विकास का मेरुदंड क्या होता है? तो किस देश के आर्थिक विकास का मेरुदंड क्या होता है? तो संसाधन किसी भी देश का मेरुदंड होता है। किसी भी देश की आर्थिक विकास का मेरुदंड संसाधन ही होता है। क्वेश्चन नंबर 86 की ओर हम लोग चलते हैं। राष्ट्रीय जल नीति भारत में कब लागू हुई? तो राष्ट्रीय जल नीति भारत में 2000 ईस्वी में लागू हुई थी। कब लागू हुई थी जल नीति भारत में? 2000 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 87 की ओर हम लोग चलते हैं। भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो भारत में कुल 6 प्रकार की मृदा पाई जाती है। कितने प्रकार की पाई जाती है? 6 प्रकार की मृदा भारत में सिर्फ पाई जाती है। जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लेटेराइट मृदा, और हो जाएगा पर्वतीय मृदा, और बहुत सारे मृदा है। क्वेश्चन नंबर 88 की ओर हम लोग चलते हैं। संसाधन के रूप में किसी पदार्थ का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है? तो संसाधन के रूप में किसी पदार्थ का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है? तो उपयोगिता पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? उपयोगिता पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 89 की ओर हम लोग चलते हैं। सबसे बड़े जल संग्रहण केंद्र कौन होता है? तो सबसे बड़े जल संग्रहण केंद्र कौन होते हैं? तो महासागर सबसे बड़े जल संग्रहण, यानी कि सबसे ज्यादा जल इकट्ठा महासागर में ही होता है। क्वेश्चन नंबर 90 की ओर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में कौन प्रवहनीय संसाधन है? प्रवहनीय संसाधन निम्नलिखित में कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा नदी, जो कि प्रवहनीय संसाधन है, यानी कि हमेशा वह बहते रहता है। हमेशा वह बहते रहता है नदी। क्वेश्चन नंबर 91 की ओर हम लोग चलते हैं। नवगांव तेल उत्पादन क्षेत्र किस राज्य में है? तो नवगांव तेल उत्पादन क्षेत्र किस राज्य में है? तो गुजरात में। कहाँ है नवगांव तेल उत्पादन क्षेत्र? गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 92 की ओर हम लोग चलते हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा पर है। किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है सरदार सरोवर बांध। क्वेश्चन नंबर 93 की ओर हम लोग चलते हैं। 1992 में रियो डी जेनेरो में कौन सा सम्मेलन हुआ? तो 1992 में रियो डी जेनेरो में कौन सा सम्मेलन हुआ था? तो पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरो में 1992 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 94 की ओर हम लोग चलते हैं। पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रथम विश्व शिखर कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टॉकहोम में। कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 95 की ओर हम लोग चलते हैं। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? 1997 न्यूयॉर्क में हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 96 की ओर हम लोग चलते हैं। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर 2002 में जोहान्सबर्ग में हुआ था। कहाँ हुआ था? 2002 में जोहान्सबर्ग में हुआ था तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 97 की ओर हम लोग चलते हैं। भारत में कितनी भूमि बंजर भूमि के रूप में है? तो भारत में कितनी भूमि बंजर भूमि के रूप में है? 1/4 भूमि बंजर के रूप में है। क्वेश्चन नंबर 98 की ओर हम लोग चलते हैं। वर्ल्ड वाइड फॉर मैचर के अनुसार भारत में कितनी भूमि निम्नीकृत हो चुकी है? तो कितनी भूमि निम्नीकृत हो चुकी है? तो 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 99 की ओर हम लोग चलते हैं। मृदा संरक्षण के लिए कौन उपाय उपयोगी है? तो मृदा संरक्षण के लिए कौन उपाय उपयोगी है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। खेत ये सब हो जाएगा इसमें। मृदा संरक्षण के लिए कौन सा उपयोगी है? तो इसमें सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 की ओर हम लोग चलते हैं। मृदा संरचना में मूल बटान के ऊपर कितनी परतें होती है? तो मृदा संरक्षण में मूल बटान के ऊपर कितनी परतें होती है? तो केवल 3 परतें होती है। कितनी परतें होती है? 3 परतें होती है। क्वेश्चन नंबर 101 की ओर चलते हैं। लिमिटेड टू ग्रोथ पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो लिमिटेड टू ग्रोथ पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो 1972 में प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था? 1972 में ही प्रकाशित हो गया था लिमिटेड टू ग्रोथ पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 102 की ओर हम लोग चलते हैं। ब्रूटलैंड कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा काय प्रस्तुत की? तो कब प्रस्तुत किए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1987 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 103 की ओर हम लोग चलते हैं। संसार में सबसे कीमती संसाधन किसे माना गया है? तो संसार में सबसे कीमती संसाधन किसे माना गया है? तो कच्चा तेल को संसार में सबसे कीमती संसाधन माना गया है। क्वेश्चन नंबर 104 की ओर हम लोग चलते हैं। साल किस वन का वृक्ष है? तो साल किस वन का वृक्ष है? तो पतझड़ का वन वृक्ष है। क्वेश्चन नंबर 105 की ओर हम लोग चलते हैं। कंचनजंगा जीवमंडल रिसर्च किस राज्य में है? तो कंचनजंगा जीवमंडल रिसर्च किस राज्य में है? तो इसका आंसर सिक्किम हो जाएगा। इसका आंसर सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 106 की ओर हम लोग चलते हैं। किस राज्य में जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो किस राज्य में जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो झारखंड में जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 107 की ओर हम लोग चलते हैं। पीतल बनाया जाता है, तो पीतल तांबा और जस्ता से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? पीतल, तांबा और जस्ता से पीतल बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 108 की ओर हम लोग चलते हैं। बैला-डीला खान से कौन सा खनिज निकाला जाता है? तो बैला-डीला खान से कौन सा खनिज निकाला जाता है? तो लौह अयस्क निकाला जाता है। कौन सा खनिज निकाला जाता है? लौह अयस्क खनिज। क्वेश्चन नंबर 109 की ओर हम लोग चलते हैं। भारत में किस बंदरगाह से लौह का नियंत किया जाता है? तो भारत में किस बंदरगाह से लौह का नियंत किया जाता है? तो विशाखापट्टनम से लौह का नियंत किया जाता है। विशाखापट्टनम बंदरगाह से लौह का नियंत किया जाता है, निर्यात किया जाता है। यहाँ निर्यात किया जाता है। विशाखापट्टनम नामक बंदरगाह से लौह का निर्यात किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 110 की ओर हम लोग चलते हैं। फ्लाई बुद्ध का निर्माण सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो फ्लाइंग बुद्ध का निर्माण सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में फ्लाई बोर्ड का आविष्कार हुआ था। क्वेश्चन नंबर 114 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 की ओर हम लोग चलते हैं। सॉरी 111 वहां से ठीक है था। भैंसा लोटन बांध किस नदी पर बनाया गया? तो भैंसा लोटन बांध किस नदी पर बनाया गया? तो गंडक नदी पर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 112 की ओर हम लोग चलते हैं। दामोदर घाटी योजना का निर्माण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो दामोदर घाटी योजना का निर्माण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। सिंचाई की व्यवस्था करना, यह भी सही हो जाएगा।
बांधों पर नियंत्रण रखना, ये भी सही हो जाएगा। मत्स्य पालन, इनमें से, इसलिए इनमें से सभी उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 की ओर हम लोग चलते हैं। भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ है? तो भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र सिक्किम में। कहाँ है? सिक्किम में भारत का सर्वप्रथम विद्युत जल संयंत्र, विद्युत जल संयंत्र। क्वेश्चन नंबर 114 की ओर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन आधात्मिक खनिज का उदाहरण है? तो कौन आधात्मिक खनिज का उदाहरण है? तो अभ्रक आधात्मिक खनिज का, आधात्मिक खनिज का उदाहरण है। अभ्रक आधात्मिक खनिज का उदाहरण, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 115 की ओर हम लोग चलते हैं। जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है? तो जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है? तो गुजरात में है। किस राज्य में है? गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 116 की ओर हम लोग चलते हैं। कैगा परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र किस राज्य में है? तो कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में है। किस राज्य में है? कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 117 की ओर हम लोग चलते हैं। किसी राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन है? तो किसी राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन इनमें से हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। मानव ही किसी राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। मानव अगर नहीं रहेगा तो संसाधन फिर क्या करेगा? क्वेश्चन नंबर 118 की ओर हम लोग चलते हैं। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। तो एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह तारापुर है। इसका आंसर तारापुर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 की ओर हम लोग चलते हैं। केरल में किस मिट्टी की प्रधानता है? तो केरल में किस मिट्टी की प्रधानता है? केरल में किस मिट्टी की प्रधानता है? तो लेटेराइट मिट्टी की प्रधानता है केरल में। क्वेश्चन नंबर 120 की ओर हम लोग चलते हैं। बांगर मिट्टी किसे कहा जाता है? तो बांगर मिट्टी पुरानी जलोढ़ मृदा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 121 की ओर चलते हैं। गुजरात में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो गुजरात में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण नमक का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? नमक का प्रभाव है। क्वेश्चन नंबर 122 की ओर हम लोग चलते हैं। जलोढ़ मिट्टी में किसकी मात्रा कम होती है? तो जलोढ़ मिट्टी में सब किसकी मात्रा कम होती है? तो नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है और जीवाश्म की भी मात्रा कम होती है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। का एवं खा दोनों, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 123 की ओर हम लोग चलते हैं। राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन है? तो राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन हो जाएगी? इंदिरा गांधी नगर। क्वेश्चन नंबर 124 के हम लोग चलते हैं। खारे जल की सबसे बड़ी झील कौन है? तो खारे झील की सबसे बड़ी झील बैकाल झील है। खारे झील की सबसे बड़ी झील बैकाल झील है। क्वेश्चन नंबर 125 की ओर हम लोग चलते हैं। बास ट्रिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य में है? तो बास ट्रिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय में बास ट्रिप सिंचाई प्रणाली है। क्वेश्चन नंबर 126 की ओर हम लोग चलते हैं। इंद्रपुरी पराग किस परियोजना के अंतर्गत बना है? तो इंद्रपुरी पराग किस परियोजना के अंतर्गत बना है? तो सोन परियोजना के अंतर्गत बना है। क्वेश्चन नंबर 127 की ओर हम लोग चलते हैं। कोसी परियोजना में किस स्थान पर बराज बनाया गया? कोसी परियोजना में किस स्थान पर ब्रिज बनाया गया है? यहाँ बराज गलत, ब्रिज बनाया गया है। तो किस कोसी परियोजना में किस स्थान पर ब्रिज बनाया गया? तो इसका आंसर हनुमान नगर में ब्रिज बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 128 की हम लोग चलते हैं। बलूत किस वन की विशेषता है? तो बलूत किस वन की विशेषता है? तो पर्वतीय की बलूत वन की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 129 की ओर हम लोग चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? ऑप्शन नंबर डी, बाघ है भारत का राष्ट्रीय पशु। क्वेश्चन नंबर 130 की ओर हम लोग चलते हैं। सदाबहार वन भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो सदाबहार वन भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, उत्तर
उत्तर पूर्व क्षेत्र में पाया जाता है, सदाबहार वन। क्वेश्चन नंबर 131 की ओर हम लोग चलते हैं। बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट बनाने में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 132 की ओर हम लोग चलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है। किससे बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है। क्वेश्चन नंबर 133 की ओर हम लोग चलते हैं। अमझोर किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो अमझोर किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो पाइराइट के उत्पादन के लिए अमझोर प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 134 की ओर हम लोग चलते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही VVI क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बार मैट्रिक की परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए इसे ध्यान में रखिएगा। काला हीरा किसे कहा जाता है? तो काला हीरा किसे कहा जाता है? तो कोयला को काला हीरा कहा जाता है। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा और शेयर भी करते रहिएगा। थैंक्स।